जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज हम 25 एंड 26 मार्च का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ एंड वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए हर रोज की तरह एक एमसीक्यू देखते हैं जो कि है ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो बोला गया है कि इट कंप्राइजेस 47 मेंबर स्टेट्स इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली थ्रू डायरेक्ट एंड सीक्रेट बैलेट। लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स यहाँ पर लार्जेस्ट शेयर जो है सीट्स का काउंसिल में देखने को मिलता है। एंड देन मेंबर जो है वो सर्व करते हैं फॉर पीरियड ऑफ 3 years और एलिजिबल नहीं है इमीडिएट री इलेक्शंस के लिए जब टर्म खत्म होती है। तो यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर लिखना है, देन वीडियो को रिज्यूम करना है। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का हम यहाँ पर न्यूज़पेपर देखते हैं। तो ये कल का है और आज का जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कल का और आज का अगर हम देखते हैं तो वैसे भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो वायरस स्ट्रेन उसको क्रैक करना है, मतलब कितने सदियों से चलता आ रहा है वो चीज़। देन यहाँ पर कैट्स एंड डॉग यूके स्ट्रेन हार्ट कंडीशन, ये क्या करेंगे क्या पूछेंगे वहाँ पर। टैक्स जो है पीएफ पर इंटरेस्ट ये पहले भी देखा हुआ है। यानी यहाँ पर दिल्ली जो भी वहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है बिल को लेकर उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो अगेन हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है तो कुछ खास निकल कर नहीं आ रहा है। देन यहाँ पर अनइवन रिकवरी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, मतलब यूएस से रिलेटेड ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है जो वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर पब्लिक एसेट्स वही है कि यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। तो फिर से वही प्राइवेटाइजेशन जो है ऑलरेडी हमने उसके बारे में देखा हुआ है। देन यहाँ पर लर्निंग फ्रॉम बांग्लादेश, और यहाँ पर लर्निंग फ्रॉम बांग्लादेश अगर हम देखते हैं तो देखिए कंटिन्यूसली ये हमें आर्टिकल इसके देखने को मिल रहा है। भले ही अगर हम आज का देखते हैं, देन उसके बाद अगर हम कल का देखते हैं और उसी के साथ आज का भी अगर देखते हैं, कंटिन्यूसली हमें यहाँ पर बांग्लादेश जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। और काफ़ी सारे एडिटोरियल जो है उसके बारे में हमें देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग द हिंदू भी। अगर द हिंदू में भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो इंडिया बांग्लादेश जो उसके बारे में यहाँ पर चर्चाएं की जा रही है। तो इंडिया बांग्लादेश के बारे में शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि क्या है कि एक साथ अगर हम उसको तैयार करें इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को तो फिर मज़ा आता है। ऐसे अगर हम थोड़े थोड़े टुकड़ों में देखेंगे फिर तो क्या है, टुकड़ों में तो कोई मज़ा ही नहीं आता है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी कुछ खास एडिटोरियल्स नहीं है। देन उसके बाद अगर हम आज का पेपर देखते हैं तो आज यहाँ पर इंडिया एट यूएन देखने को मिल रहा है ऑन श्रीलंका। तो यहाँ पर यूएन क्या हुआ, वहाँ पर वोटिंग जो है उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। जो तमिल्स का मुद्दा था उस पर यहाँ पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में चीज़ें हो रही थी, उसके बारे में इंडिया ने किसको वोट किया या फिर इंडिया ने वोट किया भी या नहीं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इसको हम देखेंगे। ये अगर हम देखते हैं द हिंदू उसमें भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तो एडिटोरियल उससे रिलेटेड यहाँ पर, तो इसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की तो अगेन वही बांग्लादेश बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है। एंड नेट ज़ीरो यहाँ पर बात वैसे की जा रही है कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इमिशन ज़ीरो करेंगे, नेट ज़ीरो करेंगे, मतलब जो कार्बन इमिशन है उसको नेट ज़ीरो करेंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है नहीं, हमारी ग्रोथ जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। बहुत खतरनाक मुद्दे नहीं है लेकिन फिर भी शॉर्ट में हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। देन ये अगर हम देखते हैं तो अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर द हिंदू अगर हम देखते हैं तो कल के द हिंदू में सिर्फ ये वाला जो एक एडिटोरियल है अपना इससे रिलेटेड जो श्रीलंका है उससे रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिलता है। देन दूसरे अगर हम एडिटोरियल देखते हैं तो एक ये वाला एडिटोरियल जो है पानी से रिलेटेड है, वाटर पोल्यूशन उससे रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं या एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मतलब अगर हम स्पेसिफिकली बताओ तो जीएस पेपर 3 पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये काम आ सकता है। तो ये वाला एडिटोरियल जो है इसको हम देखेंगे। बाकी जो एडिटोरियल्स है जैसे कि यहाँ पर अडानी जो उसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर जो आसाम है उसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर भी तमिलनाडु, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आज के पेपर की तो इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्कीम्स है उसके बारे में बात की जाए। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑलरेडी, क्योंकि काफ़ी साल हो गए इलेक्ट्रल बॉन्ड को, तो आपने एक उसका हेल्दी आंसर जो है वो बनाया हुआ होगा, मतलब उसके पॉजिटिव्स जो है उसके नेगेटिव्स जो है ना। देन उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने बनाया हुआ होगा। नहीं बनाया हुआ है तो एमएम एकेडमी ऐप पर जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है तो उसमें इसका जो मुद्दा है वो कवर कर लिया जाएगा।
यहाँ पर अगेन बांग्लादेश है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो इस तरीके से हमें मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जियोग्राफी कंप्लीटली अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स कंप्लीटली अवेलेबल है, आंसर राइटिंग जो कोर्स है वो चल रहा है, प्लस इकोनॉमी का कोर्स जो है वो चल रहा है, प्लस जो डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स है ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया, 2-3 वीडियो बचे हुए हैं और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, आपको मजा आ जाएगा। तो MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए। डेमो लेक्चर आप देख सकते हो, देखिए बिना देखे कोई भी चीज़ आपने नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जब आप डाउनलोड कर लोगे प्ले स्टोर से ऐप, तो उसके बाद हर सेक्शन में जाकर आप साइन अप कर लोगे, तो हर सेक्शन में जाकर आप पहले 2 लेक्चर जो है वो एज अ डेमो लेक्चर देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगी क्या हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, किस तरीके से आपको जो सिलेबस है वो कवर किया जा रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आपको देखने को, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक बार आपने डेमो लेक्चर देख लिया तो फिर आप खुद को रोक नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रोफाइल में फिर उसका एक मैंने डेमो लेक्चर देख लिया, प्रोफाइल में आप जा सकते हो, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो ये खुलेगा, प्रोफाइल में जाओगे, देन वहाँ पर अपग्रेड टू प्रो आएगा, लोवेस्ट प्राइजेस में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कीजिए। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना है, यहाँ पर उससे भी कम में आप 1 साल का देकर एंजॉय कर सकते हो, है ना। तो 1 साल का लेकर आराम से होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं टैक्टिकल एब्सेंशन। यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको, जो इंडिया है और यहाँ पर जो वोटिंग हुई है श्रीलंका के लिए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल एडॉप्ट किया है स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन अगेंस्ट श्रीलंका राइट रिकॉर्ड। ठीक है, जो राइट्स है उसके बारे में इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, एब्सटेन किया है वोटिंग से। मतलब यहाँ पर वोटिंग जो है वो नहीं की है, मतलब फेवर में या अगेंस्ट में वोटिंग ही नहीं की है। ठीक है, यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल में जो श्रीलंका के अगेंस्ट में हमें रिजोल्यूशन जो है वो देखने को मिला था, जो यहाँ पर तमिल्स हैं उनके लिए कमिटेड था। ठीक है, जो लॉन्ग वॉर यहाँ पर देखने को मिला उससे रिलेटेड था। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो, उसके बारे में पता रहना चाहिए कि क्यों वहाँ पर वोटिंग हो रही है, क्या हो रहा है। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। देखिए इसके बारे में आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, आपने देखा है ना स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन जो है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब पूरी दुनिया में कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स का इशू आ रहा है तो वहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल है। स्टैब्लिश किया गया है जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 6251, रिप्लेस्ड द एंड अज्यूम्ड मोस्ट मैंडेट्स मैकेनिज्म्स फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रीवियसली जो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को दिया गया था, उसके बाद पूरा का पूरा यहाँ पर इसने अपने कब्जे में ले लिया। ऑफिस जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, सेक्रेटरीट है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए। तो ये 3 चीज़ें जो है इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन आए तो इस पर आपको स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। अब मेंबरशिप अगर हम देखते हैं तो काउंसिल जो है मेड अप ऑफ 47 मेंबर स्टेट्स जो इलेक्टेड होते हैं बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन डायरेक्ट और सीक्रेट बैलेट के थ्रू। तो कैसी वोटिंग होती है ये भी आपको पूछा जा सकता है। देन जनरल असेंबली जो है वो यहाँ पर कैंडिडेट स्टेट जो होते हैं, जो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर लेते हैं। काउंसिल मेंबरशिप जो है बेस्ड है इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर। मतलब आप देखोगे तो अफ्रीकन सीट्स 13 है, एशिया पैसिफिक स्टेट्स 13 है, लैटिन अमेरिका कैरिबियन 8 सीट्स है, वेस्टर्न यूरोपियन अदर स्टेट 7 सीट्स है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट 6 सीट्स हमें देखने को मिलती है। मेंबर्स अगर हम देखते हैं तो ये 3 ईयर्स के लिए यहाँ पर सर्व करते हैं और एलिजिबल नहीं होते फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। जब यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए सर्व करते हैं उसके बाद इमीडिएट री इलेक्शन जो है उसके लिए ये नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। देन विद मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी आ जाती है कि ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड जो है उसको यहाँ पर अपग्रेड किया जाए। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू, ये भी टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा भी आ सकता है कि यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू टर्म जो है किससे रिलेटेड है ना, ऐसा भी आपको आ सकता है। यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू ये एक यूनिक प्रोसेस है जिसमें पीरियडिक रिव्यू जो है वो किया जाता है ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स का, सभी 193 यूएन मेंबर स्टेट्स का। ये जो है सिग्निफिकेंट इनोवेशन है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, जो इक्वल ट्रीटमेंट सभी कंट्रीज को हम दे रहे हैं उस पर बेस्ड है। क्या सभी कंट्रीज को हम इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सब अच्छे तरीके से यहाँ पर रहेंगे, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें जो बेस्ट ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस है अराउंड द ग्लोब उसको शेयर किया जाता है, उसको बताया जाता है कि देखो हम ये वाले प्रैक्टिस ले रहे हैं, हम यहाँ पर लोगों को जो है वो कहीं पर भी सुसु करने दे रहे हैं। तो ये मतलब हम ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं कि आप कहीं पर भी, आपको आज़ादी है कहीं पर भी करो, खुले में शौच करो, जो करना है करो, है ना। तो ये हमें देखना है। फंक्शंस अगर हम देखते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड,
टू की फंक्शंस इसके हमें देखने को मिलते हैं। काउंसिल जो है नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन पास करते हैं ह्यूमन राइट्स इशू पर कि आपने ये करना है, आप किसी को बंधक नहीं बना सकते हो, अगर आप प्रोटेस्ट हो रही है तो आपको उनको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, ये होना है वो होना है, इस तरीके का। अब ये जो है रिव्यू किया जाता है, उसको यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू कहते हैं। देन यहाँ पर ये जो है इन्वेस्टिगेशन एंड अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री वॉयलेट कर रही है तो उसको भी ये मैटर जो है वो देखती है। अब जो पीरियडिक रिव्यू है उसका मेन अल्टीमेट गोल क्या है? ये है कि ह्यूमन राइट सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं, है ना। अराउंड द ग्लोब यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स है उसका यहाँ पर होना चाहिए। और ये डिजाइंड है टू प्रमोट सपोर्ट एंड एक्सपांड प्रमोशन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन द ग्राउंड। इन्वेस्टिगेशन अगर हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स अगर ब्रीच होता है कहीं पर भी तो यहाँ पर ये जो है ये देखते हैं, मतलब अगर कोई फ्रीडम अगर खत्म हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, रिलीजन, विमेन राइट, एलजीबीटी राइट्स, अगर यहाँ पर कुछ भी हो रहा है माइनॉरिटी के राइट्स, तो फिर वहाँ पर वो मुद्दा जो है वो उठाते हैं। देन मुद्दा वहाँ पर चर्चा होती है, देन उसके बाद वो अपने अपने घर सब चल जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें वोटिंग किस किस ने की है और किस तरफ की है। तो यहाँ पर किस किस ने वोट किया है एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिजोल्यूशन ही अडॉप्ट किया गया, ठीक है। जो तमिल से रिलेटेड ह्यूमन राइट्स का इशू है श्रीलंका पर, वो यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इंडिया है, इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, एब्सटेन किया है खुद को वोटिंग से, ठीक है। तो 47 मेंबर जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया। 22 कंट्रीज जो उन्होंने फेवर में वोट किया, 11 जो उन्होंने अगेंस्ट में किया, 14 लोगों ने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है। अब आपको ये सवाल आ रहा होगा इंडिया ने यहाँ पर एब्सटेन क्यों किया? तमिल्स अगर आप देखोगे तो इंडिया का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो फिर यहाँ पर क्यों कर दिया? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इन दी रिजोल्यूशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक्सप्रेस किया है डीप कंसर्न। यहाँ पर जो सिचुएशन खराब हो रही है श्रीलंका में तमिल से रिलेटेड, और जो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ है उनके भी बारे में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का इरोजन हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर मुद्दा उठाया गया। रिजोल्यूशन को श्रीलंकन गवर्नमेंट टू रिवाइज द लॉज ऑन प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, उसके बारे में यहाँ पर बोला गया, जैसे कि टेररिज्म जो उसके बारे में भी आना चाहिए। श्रीलंका डिस्क्राइब द ड्राफ्ट रिजोल्यूशन अनवारंटेड, अनजस्टिफाइड एंड वायलेशन टू यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो मतलब श्रीलंका ने इसका विरोध किया था। अब यहाँ पर इंडिया जो उसने एब्सटेंट क्यों किया, इंडिया ने क्यों यहाँ पर वोटिंग नहीं की? देखिए इंडिया जो है उसको अपने नेबर को अपसेट नहीं करना है, मतलब दुखी नहीं करना है। अपना नेबर है और उसको खुश रखना यही इंडिया की जिम्मेदारी है। इंडिया जो है उसको यहाँ पर श्रीलंका का जो रिलक्टेंस है टू मीट द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द तमिल, है ना, ये भी यहाँ पर देखना है, और उसके साथ श्रीलंका जो है उसको भी यहाँ पर दुखी नहीं करना है। मतलब दोनों एक तीर से दो निशाने जो है वो यहाँ पर इंडिया मारेगा। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर यूटिलाइज की गई है एक डिप्लोमेटिक स्पेस के लिए। मतलब हमारा जो है अगर आप देखोगे चाइना जो है, चाइना यहाँ पर कंटिन्यूसली श्रीलंका के कब्जे में जा रहा है, मतलब श्रीलंका चाइना के कब्जे में जा रहा है, मतलब उसकी ज़मीन बोलो, पोर्ट्स बोलो, सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पर इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना। अब ऐसे सिचुएशन में क्या है कि हमारी डिप्लोमेटिक जो सिचुएशन है वो यहाँ पर बेहतर होनी चाहिए। अब यहाँ पर एब्सटेंट करने की वजह से क्या है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है यार, मतलब कमाल है यार, कितना भी कुछ करो, दुख दे दो, दर्द दे दो, पर ये मतलब इन्होंने हमारा साथ दिया, है ना। यहाँ पर ऐसा है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर श्रीलंका का इन्फ्लुएंस जो है श्रीलंका पर हमें देखने को मिलता है, चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका पर। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर इंडिया जो है उसकी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हाँ हम यहाँ पर अब चाइना के दिल में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बना सकते हैं। इंडिया जो है वो कंफर्टेबल नहीं है विद द एक्सटर्नली मैंडेटेड इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म, तो इंडिया कंफर्टेबल में नहीं है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर रिजोल्यूशन जो है क्या वो एक वैल्यू होल्ड करता है? देखिए यहाँ पर क्लियर डिस्टर्बिंग साइन है ऑफ श्रीलंका, जो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को जो रिस्पेक्ट नहीं करते थे उन दिनों में वापस जा रहा है ना। डेमोक्रेटिक डेफिसिट जो है वो यहाँ पर विटनेस किया जा रहा है। अब यहाँ पर प्रेजेंट रिजीम अगर हम देखते हैं तो इसमें भी मतलब ठीक है यार, यहाँ पर रिजोल्यूशन जो है वो किया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है, उनको बोला जा रहा है कि टेररिज्म जो है उससे आप दूर रहिए। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो जो मुद्दे उठ रहे हैं वो कंटिन्यू कितने भी बार उठो फिर भी वो कंटिन्यू जो है अलग अलग देशों में हमें देखने को मिलती है ना। और उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो मिलिटराइजेशन है वो इंक्रीज करना, जो यहाँ पर मतलब राइट्स, ह्यूमन राइट्स हैं उनको डिग्रेड करते रहना, माइनॉरिटीज जो है उनको यहाँ पर अफेक्ट करना, जैसे कि म्यांमार जो है वहाँ पर भी उसी तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है ना। तो ये सारे मुद्दे जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वाटर फ्रंटियर, लूमी फ्रंटियर। देखिए जो आर्टिकल एनालाइज करता है वाटर पोल्यूशन के कॉज को, जो इशू यहाँ पर निकल कर आ रहा है और उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। सोल्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये अगर आप देखोगे एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उस पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर कंटेमिनेशन होगा तो अपने आप हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना।
तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड की, तो नीति आयोग एंड वाटर एड इन्होंने यहाँ पर फाउंड किया है ओवर 70% इंडिया का जो सरफेस एंड ग्राउंड वाटर है वो कॉन्टेमिनेटेड है बाय ह्यूमंस एंड अदर वेस्ट। यहाँ पर वायरस जो है वो कैरी कर सकता है। अब सोचिए यहाँ पर हमें जूनोटिक वायरस जो है वो पता है, जूनोटिक डिसीजेस पता है। अब यहाँ पर वाटर जो है उसके थ्रू भी अगर यहाँ पर वायरसेस फैलने लग गए तो फिर तो हम रहेंगे ही कहाँ, है ना। प्राइमरी रीजन जो यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है एंड पेंडेमिक्स जो है वो आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एनिमल्स जो है उनको लॉक टुगेदर रखा जाता है फॉर मास प्रोडक्शन एंड मीट प्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट कैन गिव बर्थ टू म्यूटेशन इन डॉर्मेंट वायरस। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वायरस है वो एक से दूसरी की इसमें जब जाता है तो उसमें कुछ अलग चीज़ हो जाती है, मतलब वो अलग बन जाता है। इसी तरह की चीज़ें भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो एनिमल्स है उनको साथ में रखेंगे, यहाँ पर मास प्रोडक्शन जो है मीट का वो होगा तो इससे क्या होगा, इससे एक में दूसरे में जाकर दूसरे तीसरे में जाकर यहाँ पर म्यूटेशन हो सकता है वायरस का। एंड देन म्यूटेशन होने के साथ साथ वो ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जूनोटिक वायरस जो होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी हार्मफुल होते हैं। एक बार अगर वायरस जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन में जाता है तो वो यहाँ पर वेस्ट वाटर के जरिए प्रोलिफरेट जो है, स्प्रेड जो है वो ज़रूर होता है। तो ये चीज़ हमें कंसर्न जो है वो देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, सेवरल वेस्ट वाटर सैंपल जो है टेस्ट किए गए और फाउंड किया गया कि यहाँ पर SARS-CoV-2 जो है उसके ट्रेसेस यहाँ पर कैरी कर रहा है। मतलब सोचिए यहाँ पर जो SARS-CoV-2 है वो भी यहाँ पर पानी के जरिए हमें देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रॉ सीवेज अक्रॉस सिडनी वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिसर्च जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जो स्टिर्लिंग स्कॉटलैंड है उसने यहाँ पर इंडिकेट किया है SARS-CoV-2 वायरस जो है वो सीवेज वाटर के थ्रू भी स्प्रेड होता है। तो आप समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर जो वाटर है, जो पोल्यूटेड वाटर है वो यहाँ पर वायरस को भी कैरी करता है, वायरस उससे भी स्प्रेड हो सकता है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में जो वाटर है ऑफन डिस्चार्ज होता है इनटू वाटर बॉडीज, है ना। जो भी यहाँ पर पानी होता है वो डिस्चार्ज कहाँ होता है, वाटर बॉडीज में होता है, नदियों में बोलिए, समंदर में बोलिए। ये जो है ये एक अलार्म यहाँ पर रेज होता है कि हम वायरस को किस तरीके से म्यूटेट होने दे रहे हैं, है ना, किस तरीके से म्यूटेट होने दे रहे हैं, कहाँ पर म्यूटेट होने दे रहे हैं। और यहाँ पर हमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ वाटर ट्रांसमिटेड वायरल पैथोजन जो है, जैसे कि एस्ट्रो वायरस हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, नोरो वायरस हो गया, ये सब भी पानी के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। और डेवलप्ड वर्ल्ड अगर हम देखें तो डेवलप्ड वर्ल्ड में क्या होता है, जो यहाँ पर लोग हैं वो इतना पोल्यूटेड वाटर जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया में अगर हम देखते हैं, इंडियन पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन पोल्यूटेड वाटर जो उसी का इस्तेमाल करती है, जैसे कि रिवर्स हो गया, लेक्स हो गए, ग्राउंड वाटर हो गया, ड्रिंकिंग के लिए डायरेक्ट वहाँ से वो पानी जो है वो उठाती है। तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ पर प्यूरीफाई ना होने की वजह से, जो आरओ है उसका इस्तेमाल ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो है वो निकल कर आती है, और जिससे वायरस जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। अब यहाँ पर मेजर्स की बात हो रही है, कौन कौन से मेजर्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट जो है उसने अनाउंस किया है 3 लाख करोड़ नल से जल स्कीम के लिए, जो यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन जो है हर घर तक पहुँचाएंगे, है ना, 2024 तक। तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। देन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वाटर सोर्सेज जो है वो कॉन्टेमिनेटेड है। ओनली वे इसका प्यूरिफाई करने का है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का पानी आप सभी ने सुना होगा कि हम आरओ का पानी जो है पीते हैं तो वो मतलब अच्छा शुद्ध होता है, अच्छा होता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस ये काम कैसे करता है, मैंने ऑलरेडी आपको कई सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आरओ जो है, आरओ का पानी अगर हम पीते हैं तो वो जो कॉन्टेमिनेंट्स है उसको तो रिमूव करता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो हेल्दी मिनरल्स होते हैं जो हमारे मतलब समझ लीजिए हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जो मिनरल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो ह्यूमन बॉडी को ज़रूरी है, वो भी यहाँ पर ही निकाल लेता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे मतलब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, पानी अगर हम पी रहे हैं कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। मतलब वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, नीड एटलीस्ट अल्ट्रावायलेट एक्वागार्ड ट्रीटमेंट, जिससे क्या होगा, जो वायरस है, सिर्फ वायरस है उसको हम मारेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सेफ रहेगी। तो सोल्यूशन की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो सोल्यूशन में हमें देखने को मिलता है कि हमें यहाँ पर जो नेचुरल लिविंग रिसोर्स उसको जुडिशियली यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर यूज़ एंड कंजर्व नहीं करते हैं तो फिर समस्याएं जो है वो यहाँ पर बढ़ती रहेगी। वाटर जो आर फॉरेस्ट इज गुड एज नेचुरल स्प्रिंग वाटर, है ना, मतलब जो स्प्रिंग वाटर है वो काफ़ी अच्छा होता है और उसको हमें सेफगार्ड करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, नहीं तो फ्यूचर जनरेशन को पानी नहीं बचेगा। आज अगर हम देखते हैं तो इतना ज़्यादा हमारा कॉन्टेमिनेट हो गया है, और ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो सिटीज़ ऐसी है जो कम्प्लीटली वाटर डेफिसिट हो रही है, तो फिर मतलब बचा ही क्या है ना। हमारे जो नेचुरल लिविंग रिसोर्सेज है उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है डेवलपमेंट के चक्कर में। जो डेवलपमेंट मॉडल है हमेशा यहाँ पर आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहता है, हाईवेज पर फोकस रहता है,
इंडस्ट्रियल प्लांट पर फोकस रहता है, लेकिन इसी के साथ साथ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको भी तो मार रहे हैं। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के लिए हम यहाँ पर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को मार रहे हैं, जो कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं दे सकता है। हमें यहाँ पर फॉरेस्ट को सेफगार्ड करना पड़ेगा, नेचुरल हैबिटेट को सेफगार्ड करना पड़ेगा, जिससे कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट मॉडल जो है वो सही ढंग से बना सके। अब यहाँ पर फ्रेश वाटर सोर्सेस अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट फ्रेश वाटर सोर्स अगर हम देखते हैं तो बिलो आर फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है, मतलब हमारे जो फॉरेस्ट है उसके बिलो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सेकेंड जो है वो एक्वीफायर्स है ना, यहाँ पर फ्लड प्लेन जो होते हैं रिवर्स के, उसमें हमें देखने को मिलता है। ज्योग्राफी के लेक्चर्स में आपने देखा होगा इसके बारे में। देन यहाँ पर दोनों जो सोर्सेस है ये नेचुरल अंडरग्राउंड स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं एंड आर रिन्यूएबल। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, हम यहाँ पर जो पानी आ रहा है, बरसात हो रही है, उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना, पानी खत्म हो गया फिर उसको रिचार्ज करो, कैसे, रेन वाटर आ रहा है उसको यहाँ पर सही तरीके से डाइवर्ट करो, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो पानी है एक बार अगर ख़त्म हो गया तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया सोच कर चलना है। इसीलिए फॉरेस्ट फ्लड प्लेन जो है उनको यहाँ पर वाटर सेंचुरीज डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। ये एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एक पॉइंट अगर आप लिखोगे तो काफ़ी अच्छा आंसर जो है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है बांग्लादेश के बारे में। अब देखिए जो बांग्लादेश है उसके बारे में जब बात की जा रही है तो मैंने जैसे आपको कहा कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट तो होता ही है, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें जो है डायनेमिक होता है, कई सारी चीज़ें चलती रहती है। कुछ अगर बड़ा कोई इवेंट आता है उससे अगर कवर कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर वही सारी चीज़ें रिपीटेटिव चल रही है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तीस्ता रिवर कितने सालों से चल रहा है, वही है, स्मगलिंग है, लैंड बॉर्डर इशू है, तो वही वही अगर चल रहा है तो फिर बार बार उसको पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। एक आंसर आप बना लीजिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में एंड फिर उसी को यहाँ पर रट्टा मारकर उतार दीजिएगा अगर आपको इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर तीस्ता रिवर इशू जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो कई सदियों से चलता आ रहा है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। तीस्ता रिवर कई बार आर्टिकल्स आते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन के, जो हम कवर करते हैं बांग्लादेश के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका प्रॉब्लम, श्रीलंका के साथ हमारा जो रिलेशन है उसके बारे में कई सारे एडिटोरियल्स हमने कवर किया, म्यांमार के बारे में हमने हाल ही में मैंने कवर किया था। तो तीस्ता रिवर इशू जो है वो चल रहा है, स्मगलिंग का जो इशू है वो हमें देखने को मिलता है, लैंड बॉर्डर इशू जो है हमने हालांकि सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन फिर भी कंटिन्यूस चल रहा है, टेररिज्म का मुद्दा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है अक्रॉस दी होल इंडिया, ये यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो है वो पुअरली यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वॉर जो है वो लड़ी गई थी 1971 जो है उसका लिबरेशन वॉर, किस तरीके से जो बांग्लादेश है उसको यहाँ पर आज़ादी मिली। पहले अगर आप देखोगे तो जो ईस्ट पाकिस्तान है ना, उसके नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान के अंडर में ये आता था, मतलब उसी का पार्ट था। देन यहाँ पर 1971 में अलग होकर ये बांग्लादेश जो है वो बन जाता है। तो ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है और ये जो चीज़ें हैं वो आपने एक ही बार में कवर करो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर नेट जीरो इजंट जीरो सम बोला जा रहा है, मतलब रिसेंटली अगर आप देखोगे 58 कंट्रीज जो उन्होंने नेट जीरो इमिशन टारगेट जो है वो यहाँ पर अनाउंस किया है कि हम यहाँ पर नेट जीरो मतलब क्या होता है, नेट जीरो मतलब क्या है कि ऐसा है कि कोई इमिशन ही नहीं करोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या है कि समझिए कि अगर कोई बियर पी रहा है, अब उसके शरीर की कुछ क्षमता है कि वो 2 बॉटल जो है वो अपना ग्रहण कर सकता है। अब 2 बॉटल ले लेगा उसके शरीर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर हो जाते हैं देन उसका शरीर जो है वो डोलने लगेगा, उसको हैंगओवर जो है वो हो सकता है दूसरे दिन। तो मतलब क्या है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जब आपकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट हो, उसके बाहर अगर आप कुछ जा रहा हो। उसी तरीके से हमारा जो एनवायरमेंट है उसके पास भी एक क्षमता होती है, फॉरेस्ट बोलिए, ओशंस बोलिए, कि वो कार्बन जो है उसको सोख सकता है, बराबर है। मतलब अगर कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो रिलीज होता है तो ये सोख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर फिर इमिट करते हैं तो फिर हमारे एनवायरमेंट को हार्म करता है, डिग्रेड करता है। तो यहाँ पर नेट जीरो मतलब क्या है, उतना ही इमिट करो जितना हमारा एनवायरमेंट जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, उतना ही दर्द हो जितना बर्दाश्त हो सकता है, उस तरीके का, ठीक है। इन नेक्स्ट 30 ईयर्स एम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इमिशन है क्लाइमेट चेंज का वो रिड्यूस कर दे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, अदर ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो यहाँ पर हम रिड्यूस कर सके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे टुगेदर दिस कंट्रीज अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स करंट ग्रीन हाउस गैस इमिशन, तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इमिशन, अब यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है क्या वो हैम्पर होगी इमिशन हम कट करेंगे तो? देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो प्रेडिक्ट करती है कि मच ऑफ द इंडियाज फ्यूचर इमिशन जो है वो यहाँ पर अभी तक बिल्ड हुआ ही नहीं है, जिसकी वजह से आ सकता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे बहुत ज़्यादा इमिशन जो है वो देखने को मिलता है, अभी तक इंडिया में पूरी तरीके से हुआ नहीं है, काम चल रहा है। इंडस्ट्रीज अगर हम देखते हैं, है ना, देन उसी के साथ यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास कि अभी तक हमने वो चीज़ें बनाई ही नहीं है जिससे कि बहुत ज़्यादा इमिशन हो सकता है। तो अगर हम ये चीज़ें बना लेते हैं तो फिर यहाँ पर इमिशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हम यहाँ पर जो है ऑलरेडी बना लेते थे तो मतलब इमिशन बहुत ज़्यादा होता था, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पर हमारी डीग्रोथ करनी पड़ती थी। लेकिन अभी ऐसा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे इको फ्रेंडली बनाते हैं, तो अपने आप ही यहाँ पर इमिशन जो उससे हम लड़ सकते हैं, है ना। ये एक हमारे पास बेनिफिट होता है। तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? एक तो ये है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंडिया थर्मल पावर प्लांट जो है वो स्केयर फ्रेश वाटर जो है वो कूलिंग के लिए इस्तेमाल करता है। फिर से आ गया पानी। इंडिया जो है वो क्लीनर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहा है ना। तो वाटर कंजम्पशन जो है पावर प्लांट ये डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज हो जाएगा तो अपने आप यहाँ पर क्या होगा, बेनिफिट जो है वही हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन जो है मल्टीपल सेक्टर्स में हम यहाँ पर ले सकते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जॉब जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। जॉब कैसे? अभी अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे एनवायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे, बराबर है, क्योंकि इमिशन कम होगा। प्लस यहाँ पर इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी होगा। मतलब यहाँ पर हम इमिशन को भी कम कर रहे हैं, प्लस हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको भी यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं। समझ रहे हो, दोनों हैंड इन हैंड यहाँ पर चल रहा है। और उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बिगेस्ट इम्पैक्ट जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है उसका आ सकता है यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री, जैसे कि सीमेंट, आयरन, स्टील, केमिकल्स। इसमें अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बेहतर होती जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंसिडरेबल स्कोप जो है कि हम एनर्जी इफिशियंसी को इंप्रूव कर सकते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज में। कैसे? तो यहाँ पर सप्लाई चेन जो एमएसएमई का जो पोटेंशियल है कि एनर्जी को यहाँ पर सेव कर सकता है, लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है। एमएसएमई अगर आप देखोगे तो एमएसएमई जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेव कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा जो इमिशन है उसको रिड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके पास कैपिटल की कमी है। वो अगर हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं तो अपने आप यहाँ पर उनकी ग्रोथ भी होगी, प्लस इमिशन जो है वो भी यहाँ पर कम होगा। कार्बन टैक्स रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर फिर से जो हाउस होल्ड, जो पुअरर हाउस होल्ड्स है, उनको यहाँ पर रिसाइकल करने के लिए काम आ सकता है। जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पर जो भी कार्बन है, कार्बन टैक्स लेकर उसे हम रिसाइकल करेंगे, उससे हम इमिशन कम करेंगे, है ना। हमें सिर्फ यहाँ पर ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट पॉलिसी की। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट पॉलिसी है, ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ये एक इंपॉर्टेंट की वर्ड है, क्लाइमेट पॉलिसी का रहना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग। जहाँ पर हम यहाँ पर पॉलिसी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, लोकल इंस्टीट्यूशन हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्लीन क्लीन एयर हमें मिलेगी, एंड जो ट्रांजिशन है वो सही होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पॉलिसीज़ है, इंस्टीट्यूशंस है ना, फाइनेंसेस है, ये यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल्स है, मतलब जो पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स है, उससे हम यहाँ पर आज़ादी जो है वो पा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट, थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना है, थोड़ी यहाँ पर पॉलिसीज़ बनानी है, प्लस उसी के साथ साथ थोड़ा हमें यहाँ पर क्या करना है, जो एमएसएमईज है उनको यहाँ पर बूस्ट करना है। ये सब अगर हम कर लेंगे, ये मिक्सचर जो है हमें ग्रोथ भी देगा, प्लस हमारा इमिशन जो है वो भी यहाँ पर कम करेगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए कि कैसे आपको क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पर जो हमने जो 2 दिन का एक साथ लेते हैं, क्योंकि क्या है कि मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे जो एडिटोरियल्स है या तो वो रिपीटेटिव होते हैं या तो वो एग्जाम के लिए काम के नहीं होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक आध दो एडिटोरियल जो है पूरे एडिटोरियल्स में थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम के निकलते हैं। और कभी कभार अगर ऐसा हो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है, तो अगर हम रोज ले रहे हैं तो कोई ना कोई एडिटोरियल लेना ही पड़ता है कि नहीं, ये लेकर कुछ ना कुछ करो, टाइम वेस्ट करो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इफेक्टिव तौर पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर सकते हैं और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आपको अल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन पूरा आप आपके जीएस के लिए दे सकते हो, दूसरा दिन आपको करंट अफेयर जो है उसमें आप पूरा पढ़ सकते हो। तो मतलब आपका एक दिन जो है वो आप करंट इश्यूज जो है उससे आप छुटकारा पा सकते हो। तो आपका क्या बोलना है इस सिनारियो में, ये भी आप बताइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। एमएम अकेडमी डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।